नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आदिकालीन तथा भक्तिकालीन साहित्य को रचनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले आदिकाल और भक्तिकाल के सामान्य परिचय पर दृष्टिपात करें और उसके बाद जो निर्धारित कवि हैं और उनकी जो रचनाएं पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उसकी व्याख्या भी करेंगे और उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम आदिकाल की जो सामान्य विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उन पर दृष्टिपात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आदिकालीन साहित्य की शुरुआत हमारा जो संवत है उस संवत के अनुसार 1050 संवत से 1375 संवत तक का जो समय है उसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कहते हैं, जिसको कुछ विद्वान, आचार्य, आलोचक वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। अनेक नामों से अभिहित किया जाता है, परंतु आदिकाल नाम सर्वमान्य सा है। तो वो जो आदिकाल है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो आदिकाल यदि ईस्वी की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर और 1300 तक का जो समय है, 1325 तक का समय है, उसको हम आदिकाल कहते हैं। और इस समय में जो साहित्यिक घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में रखते हैं। तो आदिकाल का जो ये समय है, इस समय के अंतर्गत विभिन्न जो काव्य धाराएं आ रही थी हमारे सामने उस समय, वे काव्य धाराएं हैं रासो काव्य धाराएं, सिद्ध काव्य धारा, नाथ काव्य या नाथ काव्य धारा, जैन काव्य धारा और लौकिक काव्य धारा। रासो काव्य धारा में, जिसको हम आगे चलकर रासो काव्य भी कहते हैं, उसके अंतर्गत समस्त जो रचनाएं जिसके पीछे रासो लगा है, अब वो कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो श्रृंगारिक हैं, परंतु मूलतः वे रचनाएं जिनके पीछे रासो है और वो इस कालखंड में आती हैं और वीरगाथिक रचनाएं, वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं हैं, उनको हम रासो काव्य के अंतर्गत रखते हैं। जो अधिकतर राजस्थान की ज़मीन पर रहकर इन कवियों ने राज्य दरबारों में रहकर रचनाएं की हैं, वे रासो काव्य के अंतर्गत आती हैं। फिर है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य वो साहित्य है जो बौद्ध धर्म से अलग होकर हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ और उसी से निकलकर ये जो वज्रयानी थे, जो बंगाल में रह रहे थे और वहाँ पर वो तांत्रिक साधना, वामाचार पद्धति पर बल देते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे जो साहित्य रच रहे थे, जो काव्य रच रहे थे और जो कविता लिख रहे थे। तो उन समस्त जो कविताएं हैं, काव्य है, उसको हम सिद्ध काव्य के नाम से अभिहित करते हैं। फिर है जैन काव्य। जैन काव्य वो काव्य है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर, राजस्थान गुजरात के अंतर्गत सामान्यतः शांत और श्रृंगार रस में यहाँ के जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य है, काव्य है, उसको जैन काव्य की संज्ञा देते हैं। फिर है नाथ साहित्य या नाथ काव्य। नाथ काव्य की भी सिद्ध जैसी ही स्थिति है। ये भी नाथ जो थे, ये भी बौद्ध धर्म के उस आगे चलकर विभाजन से निकले हुए ही कवि थे, जिनमें मच्छंद्रनाथ है, आदिनाथ है, गोरखनाथ है, जलंधर है, आदि जो नवनाथ की जो हमारी परंपरा है वो, और उसके अंतर्गत उस पद्धति को मानते हुए लिखा जाना वाला जो साहित्य है वो नाथ साहित्य, नाथ काव्य की श्रेणी में आता है। और उसमें राजस्थान और पंजाब, इन नाथों का जो भ्रमण क्षेत्र है वो राजस्थान और पंजाब रहा है। यहाँ पर रहकर इन कवियों ने रचनाएं की हैं, तो ये नाथ की श्रेणी में आता है। अब सामान्यतः ये जो पूरा का पूरा जो साहित्य है, काव्य है, ये धारा है या 300 वर्ष का जो ये समय है,
इस समय में जो समस्त काव्य है, साहित्य है, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इस पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। सामान्य विशेषताओं में सबसे पहले तो ये है कि इस समय का जो साहित्य है वो वीर रस प्रधान है। और ये भी थोड़ा सा बहस का विषय है कि भाई वीर रस का नाम लेते ही हम रासों की तरफ जाते हैं, तो केवल इस काल में रासो रचनाएं ही नहीं लिखी गई, बल्कि उससे हटकर जो नाथ, सिद्ध और जो दूसरे जैन कवि थे वो भी रचनाएं लिख रहे थे, तो वो नाम देने से यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो संपूर्ण की बात करें तो इस कालखंड में वीर रस की प्रधानता रही है, जिसमें हम जो रासोई है, बीसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, और जो ये आलयखंड वगैरह है, आलयखंड में तो लिखा हुआ भी है कि 12 बरिस ले कुकर जिए, 13 बरिस ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये बातें आती हैं। इसी तरह से इस काल में युद्धों का भी सजीव वर्णन हमें दिखाई देता है। श्रृंगार रस का भी यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है, और श्रृंगार से संबंधित जो संयोग और वियोग जो दोनों रूप हैं, उन दोनों रूपों का इस कालखंड में हमें प्रतिफलन देखने को मिलता है। बीसलदेव रासों में तो ये स्पष्टतः परिलक्षित होता है। कल्पना की अधिकता और ऐतिहासिकता का अभाव। इस कालखंड में जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनमें इतिहास कम था, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कम था और लाग लपेट अधिक थी। यानी कि कवि अपनी कल्पना की जमीन को बहुत अधिक उर्वर किए हुए थे और इतिहास उसमें समाहित नहीं हो रहा था। तो इसमें जो कवि की कल्पना की उड़ान है वो इतनी दूर तक जा रही थी, और वो उसका सीधा सा कारण ये था कि कवि राजाश्रय में रह रहा था, और राजाश्रय में रहता है तो निश्चित रूप से वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए कल्पना का सहारा लेता था, और कल्पना के सहारे से वो कविता को और अधिक द्विगुणित आभासित बनाने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय एकता का अभाव। इस समय राष्ट्र का मतलब ये नहीं था कि पूरा भारत, इस समय राष्ट्र का मतलब ये था कि मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, आमेर आदि जो अनेक जो रियासतें थी, उन रियासतों में बटा हुआ जो ये पूरा का पूरा भारत था, वही वो जो रियासत ही राष्ट्र थी। तो एक जो व्यापक राष्ट्र की जो आप कल्पना करते हैं, संप्रत्यय है, उस पर ये खरा नहीं उतरता है, और इसमें ये अभाव देखने को मिलता था। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस समय जो कवि जिस राजा के दरबार में रहता था, तो वो अपने उसी आश्रयदाता की ही खुशामद में लगा रहता था। उसी गुणग्राहिक रचनाएं इस समय अधिक लिखी जा रही थी। और इस समय हम हिंदी का जो भाषा की बात करें तो इस समय भाषा का प्रारंभिक रूप यहाँ पर इस काव्य में, इस साहित्य में दिखलाई पड़ता है। बीज रूप हमें दिखलाई। हिंदी यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश से छूटकर और आज की हिंदी की तरफ यहाँ पर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो इस समय जो लिखा गया काव्य है वो बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, और इसमें भारत का जो गौरव है, हमारी जो गौरवशाली जो परंपरा है, उस परंपरा का प्रतिफलन यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर यदि हम काव्य रूप की बात करें तो यहाँ पर प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आदि अनेक रूपों का रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डिंगोल पिंगल भाषा का प्रयोग भी है। छंद की बात करें तो यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अनेक छंदों का प्रयोग भी इस समय दिखलाई पड़ता है। तो ये जो आदिकालीन साहित्य है, काव्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, और इस काव्य के जो नमूने के तौर पर, एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर, हमारे BA पाठ प्रथम में बीसलदेव रासो और जो ये है विद्यापति है, उसको हमने शामिल किया है। तो इस काल की जो रचनाएं, प्रतिनिधि रचनाएं हैं, उन रचनाओं को हम पढ़ेंगे और उनकी व्याख्याएं भी हम आपके सामने, आपके सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद।